हुकूमत एक ऐसे वक्त में वफाकी बजट आइंदा माली साल के लिए पेश करने जा रही है जब खित्ते में सियासी और माशी सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो, ऐसे में हुकूमत ने जो आइंदा माली साल के बजट का मंजरनामा पेश किया है उसमें बजट का हजम 17.1 ट्रिलियन रुपए तजवीज किया गया है। माशी शरह नमू का हदफ 4.1% रखा गया है। औसत महंगाई 8.2% रहने का तखमीना लगाया गया है और ज़रूरी शोबे का हदफ 3.8% और सनती शोबे का हदफ 4% मुकर्रर किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि एक ऐसे वक्त में आइंदा माली साल का बजट और उसका जो खाका है वो पेश किया जा रहा है कि जब हुकूमत को ऑलरेडी टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना है और टैक्स रेवेन्यू का जो हदफ है वो 15,267 अरब रुपए तजवीज किया गया है और नॉन टैक्स रेवेन्यू का तखमीना 2,768 अरब रुपए रखा गया और पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1727 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। और उसके साथ साथ जाहिर है जो तरक्याती स्कीमें हैं उनके मुतालिक भी वफाकी तरक्याती प्रोग्राम का हजम जो है वो 1.1 ट्रिलियन रुपए तजवीज़ किया गया है। अब ये सब कुछ एक ऐसे वक्त पे हो रहा है कि जब यकीनन हुकूमत को टैक्स रेवेन्यू बेस जो है उसको भी इंक्रीज करने की ज़रूरत है, जो गैप है उसको ब्रिज करने की ज़रूरत है, IMF की जो कंडीशंस हैं उनको क्वालिफाई करने की भी ज़रूरत है। तो ऐसे में हुकूमत आम आदमी पर टैक्स का बोझ कितना ला देगी और टैक्स के सोर्सेस क्या क्या होंगे, इस हवाले से चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर इक्तिसादी अमूर हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, सबसे पहले तो जो मंजरनामा इस वक्त पेश किया, माशी अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं हुकूमत की जानिब से, इन पर्टिकुलर जो ग्रोथ है वो 4.1% फोरकास्ट की जा रही है, कितनी हकीकी है या कितने हकीकी नंबर्स हैं सर? जी, हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो इन नंबर्स की सैंक्टिटी पे सवालिया निशान रहता है, क्योंकि हमने कभी भी जो टारगेट सेट किए हैं पिछले 8-10 बरस में वी हैव हार्डली मैनेज टू मीट दीज टारगेट्स। अब आते हैं इसके ऊपर कि देखिए ये टारगेट्स क्यों सेट किए जाते हैं और बजट क्यों पाकिस्तान में अहम है जबकि बाकी ममालिक में नॉर्मल इकोनॉमीज के अंदर बजट जो है वो इतना अहम नहीं होता, पॉलिसी अहम होती है। ये समझना ज़रूरी है कि बजट जो है वो पॉलिसी को फाइनेंस करने का इंस्ट्रूमेंट है, खुद से पॉलिसी नहीं है। यहाँ ये पॉलिसी बन जाता है जब आपकी पॉलिसी का तसलसल नहीं है, एंगल नहीं है, फिर बजट के ज़रिए हम उसकी डिक्टेट्स को शफल करते हैं। आपके सवाल को जो अगर मैं अब स्पेसिफिकली इसके ऊपर आऊँ तो इस दफ़ा का जो बजट है उसके अंदर जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं वो मुझे बहुत स्टीप और एग्रेसिव दिखाई देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो मिडल ईस्ट के क्राइसिस के बाद इकॉनमी 4% से ज़्यादा ग्रो कर पाएगी, लेकिन मुझे बेसिस देखने पड़ेंगे कि उन्होंने कहाँ से ग्रोथ दिखाई है। ज़राअत से है, मैन्युफैक्चरिंग तो एक्सपैंड नहीं कर पा रही है जबकि सर्विसेज सेक्टर वहीं का वहीं है। सो लेट्स सी के ग्रोथ को ड्राइवर्स क्या हैं, वो भी इकोनॉमिक सर्वे के अंदर नज़र आएंगे। दूसरी चीज़ है इखराजात। इखराजात दो चीज़ों पे बढ़ते हैं, एक के इकॉनमी में कितनी ग्रोथ हो रही है, दूसरा इन्फ्लेशन कहाँ पे है। उसके ओवर एंड अबव जो इस दफ़ा IMF के साथ मिलके टारगेट्स रखे गए हैं सूबों के भी और इसके भी, मेरा नहीं ख्याल कि अब पॉलिसी मेकर के पास कोई गुंजाइश है कि टैक्स कंप्लायंट पॉपुलेशन को मज़ीद स्क्वीज़ करे। उनको नए सेक्टर्स खोलने पड़ेंगे जिनको हम 70 बरस से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब ये टाइम बताएगा कि पॉलिटिकल इकोनॉमी इसको ट्रम्प कर देती है दोबारा और हम नहीं अचीव कर पाते, या इस दफ़ा हम कुछ खड़े होके टैक्स बेस को बढ़ा पाते। हारून शरीफ साहब, अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल पार्टी, सियासी हुकूमतें, सियासी जमातें, उनके लिए दो चीज़ों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर है एक तरफ तो हम IMF प्रोग्राम में है, इकोनॉमी है और इकोनॉमी को संभाला देने के लिए टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए भी हमें टैक्सेस लगाने पड़ते हैं, टैक्सेस का बोझ एक आम आदमी के ऊपर लादना पड़ता है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है सियासी हुकूमतों के लिए, तो पॉलिटिकल कैपिटल लूज होने का खतरा भी रहता है। जो नंबर्स इस वक्त सामने आ रहे हैं वो, जैसे आपने कहा कि बहुत एग्रेसिव जो टैक्सेशन है वो होती भी नजर आ रही है, तो क्या प्रैक्टिकली ये हुकूमत कर पाएगी और इतनी कैपेसिटी है इसकी कि वो फिर बोझ और वो फिर गमो गुस्सा, जो अवामी गमो गुस्सा है, वो भी बर्दाश्त कर सके? जी, ये जिसको अब पहले तो मैं ये अर्ज करता जाऊं इकोनॉमिक्स की और दुनिया की ज़बान में, ये जिसको हम पॉलिटिकल कैपिटल कहते हैं,
وہ پولیٹیکل کیپٹل اس لیے ہے کہ پاکستان میں جو ہمارا الیکٹورل طریقہ ہے اس کے اندر بجٹ کے پیسے اور پروجیکٹس بہت اہم ہیں. ہم ایم این ایز کو سکیمز دیتے ہیں, صوبوں کے فیوریٹ پروجیکٹس انفراسٹرکچر فنڈ کرتے ہیں, جبکہ تھوڑی سی بھی ڈیولپڈ ڈیموکریسیز کے اندر پروجیکٹس کی بجائے آؤٹ کمز کو دیکھا جاتا ہے, ہیلتھ کے آؤٹ کمز کو, ایجوکیشن کے آؤٹ کمز کو, پالیسی کنسسٹنٹی, انویسٹمنٹ کے آؤٹ کمز کو, ووٹنگ کے لیے. کیونکہ پیٹرنیج بیس سسٹم ہے اور پارٹیوں نے فنڈنگ ریز کرنی ہوتی ہے, وہ ہماری کٹی کے اندر سے لوگوں کو اوبلائج کرتے ہیں. آئی تھنک یہ سسٹینیبل طریقہ نہیں ہے. اب آتے ہیں آئی ایم ایف. دوسرا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز نہیں ہیں, یہ ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اگریڈ سائنڈ فریم ورک ہے جس کا ہمیں بہت اچھی طرح سے علم ہے کیونکہ ہم نے سوچ سمجھ کے سائن کیا ہے. اب اس کے اندر جب ہم پرائر ایکشنز کو اگری کرتے ہیں تو ہمارے پاس بھی ہوم ورک ہونا چاہیے نیگوسیشن کرنے کا. جب نہیں ہوتا ہے تو ہم آئی ایم ایف کی سٹینڈرڈ ریسیپیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں. میں کسی کو تنقید نہیں کر رہا, خود بھی میں حکومت کا حصہ رہا ہوں, لیکن آئی ایم ایف کا بھی میں 18-20 برس انٹرنیشنل اداروں کی طرف سے ملکوں سے یہ نیگوسیشنز بھی کرتا رہا ہوں. یہاں مجھے فرق یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہاں یہ انٹرنیشنل ادارے آرگومنٹ لاتے ہیں, پی ایچ ڈی اکانومسٹ کو ٹیبل پہ بٹھاتے ہیں, سیکٹر اسپیشلسٹ کو بٹھاتے ہیں, ہم آگے جنرلسٹ کو بٹھاتے ہیں, بیوروکریٹ کو بٹھاتے ہیں جن کے پاس یہ ڈیپتھ کم ہوتی ہے. ہمارے ابھی بھی اگر آپ اینکر ہیں, آپ مجھے بتا دیجئے کہ منسٹری آف فائنانس کے اندر کیا کوئی پائے کا اکانومسٹ یا ڈیولپمنٹ اکانومسٹ آپ کو دکھائی دیتا ہے, یا پلاننگ کمیشن میں. سو وی نیڈ ٹو اسٹارٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پالیسی کی طرف نہیں, ہم ٹرانزیکشن پہ فوکسڈ ہیں. ان کلوزنگ مجھے بہت مشکل سال دکھائی دے رہا ہے حکومت کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی, کیونکہ اگر نئے سیکٹر نہیں کھلتے ہیں تو جو مڈل انکم کا طبقہ ہے اس کے اوپر, سیلریڈ کلاس کے اوپر, اور جو آلریڈی کمپلائنٹ ہے, اس دفعہ کا برڈن ایسا ہوگا کہ ٹیکس اوائڈنس کی طرف لوگوں کا انٹرسٹ آنا شروع ہو جائے گا. اچھا, اب دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے سر. جیسے آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا کوئی پالیسی میکر نظر نہیں آتا ہے جو از کمپیٹنٹ انف. تو جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ ظاہر ہے ہمارے ہاں تو پالیسی میکرز کے پاس کو بہت زیادہ سپیس موجود ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی پالیسی امپلیمنٹ کر سکیں, باوجود نہیں ہے. تو پھر ایسے میں آپ کو جو پھر ٹرانزیکشنلی رہے گا اور پھر آپریٹر لیول کے لوگ ہی ہوں گے جو الٹیمیٹلی جو امپورٹنٹ پالیسی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کر رہے ہوں گے, یا لکھے ہوئے فیصلے جو ہیں وہ پڑھ کر سنا رہے ہوں گے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے سر, جو ٹیکس کی بات ہے, تو اگر نمبرز دیکھیں تو مئی کے لیے 1150 ارب روپے کا جو ٹیکس ہدف ہے وہ مقرر کیا گیا تھا, اور مئی 2026 کے محصولات میں اس ہدف کو حاصل کرنے میں بھی بہت بڑی مشکلات ہیں. تقریباً ابتدائی اعداد و شماری بتاتے ہیں کہ وصولیاں تقریباً 965 ارب روپے تک محدود رہیں, اور شارٹ فال جو ہے 860 ارب روپے سے تجاوز کرنے کا جو اندیشہ اور خدشہ ہے وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. تو what other options are we left with? جی, we have some options. ایک تو دیکھیے نا, ہمارا جو پروسیس ہے, جو گورنمنٹ کا خرچہ ہے اس کو کم کرنے پہ ایز سچ کوئی توجہ نہیں دی گئی. ہمارے پاس بے تحاشا ایسٹس ہیں, ریسٹ ہاؤسز ہیں, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, گورنمنٹ کے ٹریننگ کے انسٹیٹیوٹس ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں آج سے کوئی 8-10 سال پہلے ایڈوائز کرتا تھا انٹرنیشنل گورنمنٹس کو, تو یو کے گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو ریسرچ کا کام ہے یہ حکومت کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے, وائی ڈونٹ وی آؤٹ سورس دس ٹو یونیورسٹیز. تو جتنے ریسرچ کے گورنمنٹ کے ادارے تھے وہ یونیورسٹیز میں ضم کر دیے گئے اور گورنمنٹ ایک پروکیورمنٹ ایجنٹ بن گیا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ٹریننگ بھی ہم خود دیتے ہیں, سول سروس اکیڈمی بھی ہم خود چلاتے ہیں. یہ ہمارے سکولز آف پبلک پالیسیز اور یونیورسٹیز کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک تو وے آف ڈوئنگ تھنگز کے اندر میجر ری تھنکنگ کی ضرورت ہے. پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو اوور شیڈو کرتا ہے ہر چیز کو رادر دین ہیومن ڈیولپمنٹ کو, انفراسٹرکچر کو. پوری دنیا کے اندر انفراسٹرکچر کے لیے اسٹاک مارکیٹ پیسہ ریز کرتی ہے, بانڈ فلوٹ کیے جاتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کو لیڈ دی جاتی ہے. آئی تھنک دا وے وی آر ڈوئنگ تھنگ, ایک تو ہے کہ ڈیمانڈ ایکسپینڈیچرز کی مینج کرنے کا ہم نے بہت کم کوشش کی. دوسرا یہ ہے کہ اگر معیشت نہیں بڑھ رہی ہے اور آپ نئے سیکٹرز ٹیکس کے, چاہے زراعت ہو, چاہے ریل اسٹیٹ ہو یا ٹریڈرز ہوں, آپ کھولنے سے ابھی ریزسٹنٹ ہے, تو پھر تو برڈن آپ ایک ہی لوگوں کے اوپر, اٹس اے پوسٹ کلونیل ایکسٹریکٹیو مائنڈ سیٹ کے کلیکٹر ہوتا تھا, جا کے پیسے کھینچتا تھا.
FBR को लोगों को हरासमेंट करने के इदारे की बजाय एक फैसिलिटेटर देखेगा तो इन्वेस्टर आगे आएगा ना। अगर इदारे जो हैं सिर्फ खींच रहे हैं पैसा और लोगों को रिटर्न नहीं आ रहा, हेल्थ वो प्राइवेटली खरीदते हैं, एजुकेशन प्राइवेटली खरीदते हैं, सिक्योरिटी प्राइवेटली खरीदते हैं, तो पीपल विल इवेंचुअली क्वेश्चन कि हम ये पैसा क्यों दे रहे हैं। इट्स टाइम कि पाकिस्तान रिफ्लेक्ट करे कि हमने सस्टेनेबल तरीके से आगे कैसे बढ़ना है। ठीक, हारून साहब, लास्टली व्हाट आर यू लुकिंग एट? कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर टैक्सेस बढ़ने जा रहे हैं? अब जाहिर है लग्जरीज के ऊपर टैक्सेस होने चाहिए, लेकिन कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको अब लग्जरीज की कैटेगरी के अंदर जो है वो डाला जाएगा? फिर हमने देखा है कि जो जाहिर है एनर्जी खासतौर पे उससे रिलेटेड जो रॉ मटेरियल है, ये मशीनरी है, उसके ऊपर कुछ छूट मौजूद थी, इंपोर्ट्स के ऊपर भी। आपको क्या लग रहा है, खासतौर पे सोलर पैनल्स के हवाले से अब कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि उस पर भी टैक्स इंपोज होने जा रहा है? मजीद ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिन पे आप टैक्स लगता हुआ देख रहे हैं? जी, मेरी वरी ये है कि इनडायरेक्टली टैक्सेस मजीद बढ़ जाएंगे, जो कि एक अनहेल्दी ट्रेंड है कि हम लोगों से कंपल्सरी टैक्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर तो हुकूमत टारगेटेड सब्सिडीज देती है एनर्जी सेक्टर में कि छोटी बिजली की गाड़ियां सस्ती की जा सकें, 20 से 30 लाख रुपए वाली, बजाय इसके कि करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए वाली, और अगर वो छोटे 10 पैनल्स तक सोलर पैनल के सिस्टम्स के ऊपर छूट दे तो एक अच्छा इकदाम होगा, क्योंकि हमें ओवरऑल अपना एनर्जी मिक्स बदलना है। हमारी रिलायंस 85% इंपोर्टेड फ्यूल्स पर है, और वो भी सिर्फ चंद ममालिक से। वो तो अच्छा कदम है, लेकिन अभी क्योंकि हुकूमत का पॉलिसी की बजाय ज्यादा तवज्जो एक बॉक्स को टिक करना है कि हमने इतना रेवेन्यू लेना है, तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास कॉर्पोरेट सेक्टर से बहुत लोग मुझे मिलते हैं। इस वक्त हमारी जो एक्सपोर्ट की सबसे अच्छी सेक्टर्स हैं, वो 25% से 20% अपने कंपेटिटर से ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। अब आप उनसे और कितना ले लेंगे? उनको तो आपको सुपर टैक्स में और एक दो और चीजों में रिलीफ देनी चाहिए ताकि वो इन्वेस्ट करें। वो हाथ रोक के बैठे हैं, वो मुझे कहते हैं कि जी हमें कोई तीसरा मुल्क बताएं, हम वहां जाके लगा लें। हुकूमत को फैसला करना है कि नंबर एक शो करना है, या आपकी जो फॉल्ट लाइंस हैं जॉब क्रिएशन की, फॉरेन एक्सचेंज इनपुट की, उसकी तरफ आपने कुछ इंसेंटिव क्रिएट करना है। अब ये पॉलिसी चॉइसेस हुकूमत के पास होती हैं कि आपने स्टेटस को में रहना है, या आपने IMF से एविडेंस की बेस पे निगोशिएट करके कुछ स्पेस क्रिएट करनी है फॉर कंपेटिटिवनेस। आई वुड गो फॉर द लैटर, बट लेट्स सी जी बजट में क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब आपके वक्त के लिए। माहिर इक्तिसादी अमूर हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद।